बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जैसा कहा था, याद होगा आप लोगों को, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया और मैंने कहा था कि आप तमाम लोग जो हैं कोशिश कीजिएगा कि स्टडी नोट्स आप लोगों के पास हों। ठीक है बेटा। अब एक दफा मैं अपनी बात थोड़ी सी रिपीट करना चाह रहा हूं इस हवाले से कि देखो, ये जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हैं और ये जो मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग की चीजें पढ़ा रहा हूं, याद रखना कि इन चीजों की अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि एक दो चीजों को अच्छी तरह समझ लो। एक तो या भाई, सबसे पहली बात, आपको ये सब चीजें वन बाय वन जो मैं बता रहा हूं, ये सब चीजें आनी चाहिए। हमने बहुत से बच्चों ने जो कॉमर्स से होते हैं वो इंटर कॉमर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इसको इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ के आते हैं। ये लास्ट स्टेज है, यहाँ पर अपनी अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर लो ताकि फ्यूचर में आगे जाओ तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं उनको अकाउंटिंग के सोल्यूशन में, सॉल्व करने में, मार्क्स लेने में हर जगह आसानी होती है। तो पहली बात हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये बेटा जहर में रखिए हमेशा कि अब जो बीकॉम के पेपर का पैटर्न भी आया है, उस पैटर्न में भी आप देखेंगे कि एक सवाल हमेशा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट का। 2017 से आप नोट कीजिए, 17 का पेपर, 18 का पेपर, 19 का पेपर, आप देख लीजिएगा हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है और उसमें कुछ और चीज नहीं होती। जो चीजें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं यही छोटी छोटी चीजें टेस्ट होती हैं। ठीक है, तो अभी मैं तुमको दिखाऊंगा भी, क्योंकि अगले आज तो मैंने आपको स्टडी नोट्स कहे, इसके बाद कोशिश करना कल की क्लास के लिए भी बल्कि कि 5 ईयर अपने पास रखो, पास्ट ईयर पेपर्स। समझ में आई बात? पास्ट ईयर पेपर से फिर मैं तुमको रेफरेंस दूंगा कि देखो जो मैं आपने आज पढ़ाया है वो पास्ट ईयर पेपर में किस तरह से पूछा गया। ठीक है, अब आज मैं क्या करता हूं कि जो हमने अब तक पढ़ा था उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टडी नोट्स में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोगों को मैंने कहा था कि जरा सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आइए जरा अपने स्टडी नोट्स में, जिनके पास अगर स्टडी नोट्स हैं तो जो लोग निकाल के रखे हैं वो जरा पेज नंबर, ये 13 या 14 होगा, पेज नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे आपके पास हो सकता है लेकिन बहरहाल 13 है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का। यहां से मैं डिस्कशन शुरू करूंगा जो इसमें है। काइंडली जरा सा आप लोग पहले इसको जरा सामने रखिए, सब लोग निकालिए और देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्या बात शुरू हो रही है। बोलिए यस यस कीजिए आप लोग कि आप लोगों के पास है। अगर नहीं भी है, अगर फर्ज करो किसी के पास, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद क्वेश्चन को बताता हूं और करता हूं, लेकिन मुझे बता दिए, जवाब दे दिए जरा किन किन लोगों के पास है। चलूं मैं शुरू इसी तरह करूं, क्योंकि मुझे फिर उसी हिसाब से लेके चलना है जितने लोगों के पास नोट्स इस वक्त मौजूद हैं। मोबाइल पे अभी जवाब नहीं दो यार, अभी मुझे जो है ना ग्रुप्स पे जवाब दो, क्योंकि मोबाइल पर मैं अभी खुद उस नोट्स को पढ़ रहा हूँ, तो मुझे आप क्वेश्चन का आंसर करिए, जूम की चैट पे आंसर कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि 2-4 लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि सर ये क्वेश्चन हैं कुछ जो नहीं आ रहे, तो मैं जरा डिस्कस करूं। देखो, अब जैसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर था, डिफाइन बिजनेस एंड इट्स टाइप। यानी क्या मतलब कि अकाउंटिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को बिजनेस को डिफाइन करने आता हो और तुम्हें क्या आता हो कि क्या टाइप्स है बिजनेस के। तो बिजनेस की डेफिनेशन हम पूरी बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास नोट्स में भी मौजूद है। और उसके बाद उसके टाइप्स भी आपको बताए गए, कौन कौन से टाइप्स, तो आपको मालूम है 3 टाइप्स, ट्रेडिंग, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों भी आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ कह रहे हैं सर 1 मिनट टाइम है मेरे पास वैसे ही कम है, शुरू करूं? अच्छा, तो देखो ये हम डिस्कस कर चुके थे कि ये होता है, ये होता है, टाइप्स हो गई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे सबका ओके, मुझे जवाब देते जाइए जैसे, ताकि इसमें कोई मसला नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? 2-3 लोग जवाब दे दीजिए यस या नो, मैं चलता जाऊं। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन के बारे में जो सवाल है वो है, व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स, अच्छा देखो ये सब चीजें हमें जानना क्यों जरूरी है, यानी हमने पहले जो टाइप्स है, तो टाइप्स का जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग की जो ट्रीटमेंट है, उसकी जो नेचर है, उसको जो करने का अंदाज है, वो हर नेचर वाइज डिफरेंट होता है। यानी एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर काम जरा डिफरेंट होगा, नेचर ऑफ अकाउंट डिफरेंट होंगे, उनकी रिकॉर्डिंग का टेक्निक डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, इसी तरह सर्विस बिजनेस का डिफरेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ और काम करना पड़ता है। तो हमें सबको पता हो ताकि हम अपनी अकाउंटिंग की जो
कहना चाहिए ओवरऑल जब हम स्टैब्लिश करेंगे किसी कंपनी के लिए तो हमें पता हो कि यार ये सर्विस है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये ट्रेडिंग है वो होगा। अब वो क्या फॉर्मूले, वो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। मिसाल एक मैं दे दूं जो सब लोग आप लोगों ने पढ़ी है कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मर्चेंडाइज, क्योंकि वो मर्चेंडाइज खरीदेंगे और मर्चेंडाइज को बेचेंगे। जबकि सर्विस बिजनेस है तो उसमें मर्चेंडाइज मौजूद नहीं होगी। तो सर्विस बिजनेस का जो लिस्ट ऑफ अकाउंट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिसके बारे में अभी तुम नहीं पढ़ोगे, अगले साल पढ़ोगे, उसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा तो उसके लिस्ट ऑफ अकाउंट, उसकी चीजें डिफरेंट होंगी। अब ये लिस्ट ऑफ अकाउंट का जो लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये अभी थोड़ी देर बाद भी इसको भी डिस्कस करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट का, ठीक है। तो बिजनेस टाइप समझ में आ गई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ जानी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, एक सिंगल ओनर, दूसरा पार्टनरशिप और तीसरा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। यहां तक की बात भी मैं आप लोगों से कर चुका हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब अकाउंटिंग एंड इट्स ब्रांचेस। अब अकाउंटिंग एंड इट्स ब्रांचेस में अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है सिर्फ नोट्स के आप पहले में, और उसके ब्रांचेस की बात अगर कर दी जाए तो आपको बता चुका था ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। और हम अभी कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। बेशक इसका नाम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है लेकिन यह है क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर? अच्छा, इसके बाद चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। बोलो यहां तक सबको क्लियर है? चलता जाऊं इसी तरह से, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ओके लिख दो ताकि मैं इसको आगे मूव करता जाऊं, ठीक है। खास के इंटर साइंस वाले जो बच्चे हैं वो भी ज्यादा तवज्जो से सुनेंगे, बाकी तमाम लोग भी, ठीक है। अहदे गुल का तो फौरन आ जाता है भाई, बाकी लोग शाबाश, सखियसन 58, उमैमा, ठीक है। चलें चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है पांचवें क्वेश्चन में, नहीं चौथे क्वेश्चन में, व्हाट इज द पर्पस और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब वैसे तो वो पूरी डेफिनेशन पर्पस की एक पूरी लाइन है, वहां से पढ़ो, लेकिन बिल्कुल नटशेल में क्या बात है, पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर या बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करके प्रॉफिट और लॉस बताती है, ताकि बिजनेस करने वाले लोगों को ये पता चल सके, यानी ऑनर्स को, मालिकान को ये पता चल सके कि जनाब हम जो काम जिस तरह कर रहे हैं वो बेहतर है हमारे लिए या वो बेहतर नहीं है, या उस बेहतर को मजीद बेहतरीन की तरफ यानी गुड से बेस्ट की तरफ कैसे लिया जा सकता है। तो पर्पस यही है कि बिजनेस को फ्लोरिश किया जा सके, कामयाबी से चलाया जा सके। आसान तरीन वर्डिंग में यही मतलब है और उसके अलावा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पर एक था सवाल, मैंने पढ़ने को भी कहा था, डिफरेंशिएट बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ठीक, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक मेजर फील्ड है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। पहली बात ये याद रखना, क्या बोला मैंने, अकाउंटिंग एक बड़ी फील्ड है और बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। बुक किताब, खाता, रजिस्टर, कीपिंग किसी चीज को मेंटेन करना यानी उसको लिखना, यहां मतलब ये है। बुक कीपिंग रिकॉर्ड कीपिंग भी कह सकते हो। क्या मतलब कि किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना। अब बुक्स पहले अगर हम बात करें तो वो बुक शायद सिर्फ रजिस्टर और खाते हो सकते थे। आजकल के दौर में कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स हैं, एक्सेल की फाइल, वर्ड्स की फाइल, वो भी बुक का उसमें आ जाती हैं। तो बुक कीपिंग इज रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये नॉर्मली छोटा लेवल होता है जिसका मकसद सिर्फ होता है कि आप क्या करें, उस चीज की मदद से यानी जो ट्रांजैक्शन की मदद से अपने पास रिकॉर्ड तैयार करें। जबकि अकाउंटिंग क्या है, तो बेसिकली ये भी अकाउंटिंग है लेकिन असल काम अकाउंटिंग का रिकॉर्ड कीपिंग के बाद से शुरू होता है, जिसमें आता है प्रॉफिट और लॉस निकालना और जिसके लिए बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अभी बताता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी अगले सवालात में एक आएगा उसके जरिए भी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट होता है। अभी आता हूं इस पॉइंट पे, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए क्या कि अकाउंटिंग एक मेजर फील्ड है, बुक कीपिंग उसका पार्ट है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड कीपिंग का नाम है, और बुक कीपिंग के बाद शुरू होती है अकाउंटिंग, जो बिजनेस के एंड तक ले जाती है और डाटा को ऐसे मैनिपुलेट करती है, तरतीब देती है कि जो ऑनर्स हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, उनको फायदेमंद मालूमात मिले और वो अपने बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकें।
बोलो, आई बात समझ में या कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? फिर मैं रुक के थोड़ा सा पूछता हूं कोई क्वेश्चन। बेटा वर्षा, बुक कीपिंग क्या कहा मैंने, दोबारा बता देता हूं। बुक कीपिंग अकाउंटिंग, आपने अगर इंटर अगर कॉमर्स से किया होगा तो आपको पता है जनरल एंट्री बनाते थे, टी अकाउंट बनाते थे, यानी यूं समझ लो ना यार, अगर तब कि अकाउंटिंग के लिए रजिस्टर में फला आदमी को बेचा, फला आदमी से पैसे लेने हैं, फला आदमी को पैसे देने हैं, इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, ये सारी चीजें जिस किताब में रजिस्टर में रिकॉर्ड हो रही है, तो इस रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को कहा गया बुक कीपिंग। बोलो वरिशा, अब समझ में आई बात? जल्दी से जवाब दे दो, बाकी लोग आगे चलूं। हाँ वरिशा सर आ गया जी सर, चलो शाबाश। अच्छा, अब अगला पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था डिफरेंशिएट के बाद? हाँ, व्हाट आर कैश एंड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने डिस्कस किया था कि कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस ये भी आगे चल के भी बहुत पढ़ोगे, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें जब हम अपना एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, यही सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आगे जाके जब हम मेन जगह एंटर होंगे। खैर सुनो, कैश अकाउंटिंग या अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या है? देखो, मिसाल के तौर पे जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है उसमें, बल्कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ना, CBA कैश बेसिस अकाउंटिंग और ABA यानी अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले समझिए लोग कि जो कैश नजर आ रहा है बोर्ड पे, कैश बेसिस अकाउंटिंग है, ये सही मानों में अकाउंटिंग नहीं है। इसको फॉलो करने वाले छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जबकि असल अकाउंटिंग कौन सी है? अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। पहले तो ये समझ में आए, फिर अब आगे समझ में आनी चाहिए बात कि असल में मिसाल के तौर पे अगर हमने फर्ज कीजिए एक हमने मर्चेंडाइज सेल की, ठीक है, और मर्चेंडाइज को जब हम सेल्स करते हैं और हम कैश पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कैश वसूल कर लेते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन कैश बेसिस में भी रिकॉर्ड हो जाएगा, अक्रूअल बेसिस में भी रिकॉर्ड हो जाएगा, दोनों में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्योंकि जब बेचा है हमने किसी चीज को तो हमने वो रेवेन्यू कमा लिया, वो यहां भी रिकॉर्ड हो गया, यहां भी रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह अगर कोई मर्चेंडाइज को हम परचेज करते हैं तो किस पर परचेज करते हैं? अगर फर्स्ट करो कैश पर, तो कैश बुक में कैश बेसिस अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड होगा, अक्रूअल बेसिस में भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर यही मर्चेंडाइज सेल्स करते हैं उधार पर, किस पर सेल करते हैं? क्रेडिट पर। यही मर्चेंडाइज परचेज करते हैं, किस पर परचेज करते हैं? क्रेडिट पर। तो इसकी ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड नहीं होती, अक्रूअल में लाजमी रिकॉर्ड होती है। तो बुनियादी फर्क यह है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग हमारे ट्रांजैक्शंस को उस वक्त रिकॉर्ड करता है जिस वक्त कैश बेचते हुए हमें मिल जाए और खरीदते हुए कैश पे कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त रिकॉर्ड नहीं होता जब वो उधार पे हो, क्योंकि उसमें कैश अभी मिला नहीं है, कैश पे नहीं हुआ है। ठीक है, और हम दरअसल ये वाली अकाउंटिंग सिर्फ समझाने के लिए बात करते हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग एक आम छोटा बिजनेसमैन ठेले वाला करता है, हर आदमी इस अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करता। जो प्रॉपर अकाउंटिंग है वो हमेशा कौन सी होती है? अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें समझाने में कुछ और टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जो और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन चूंकि ये आगे जाकर दोबारा हम सीखेंगे, सुनेंगे, तो मैं उस वक्त ये बात लिंक करके मजीद डिटेल से बता दूंगा। इस वक्त सिर्फ इतना ही जान लेना बेहतर है या काफी है अभी आपके लिए जो मैंने अब तक बताया कि कैश बेसिस में कैश जब मिलेगा और कैश जब पे होगा तब रिकॉर्ड होगा। जिसकी मिसाल है जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स होंगे, आप लोगों ने कैश बुक पढ़ी थी। कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती थी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए फिर अलग रिकॉर्ड करना पड़ता है और वो अक्रूअल बेसिस में होता है। तो ये था आपके लिए पहला कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस। अच्छा चलें आगे, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलूं आगे। याद रखना कि अगर इसमें थोड़ा बहुत अभी कुछ है तो कोई परेशान मत हो, अगर थोड़ा हल्का लग रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया, आगे जाके हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं जब हम थोड़ा सा और टर्म से वाकिफ हो जाएंगे। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज एन अकाउंट एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज दिस डिवाइस इन अकाउंट। अब ये वाली जो बात है ना, इसको मैं लिंक करूंगा अपनी पिछली बात से। देखो
किस बात से पिछली? बोर्ड नजर आ रहा है? हाँ, याद करो कि जब मैंने तुम लोगों को ये बताया कि हेड्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं, और यहीं से अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूंगा पीछे, ठीक है? यानी इस सवाल के बाद अभी आगे अगले सवाल पे जंप नहीं करूंगा, थोड़ा सा पढ़ाने के लेके जाऊंगा आपको। याद कीजिए ये 5 अकाउंट लिखवाए मैंने, क्या? एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी कह लूं, कैपिटल कह लूं, ठीक है, एक ही बात है। ऑनर इक्विटी लिखूं, कैपिटल लिखूं, और इसी तरह से क्या रेवेन्यू लिखूं, ठीक है। रेवेन्यू के साथ अब मैं कभी कभी इनकम का लफ्ज भी इस्तेमाल करूंगा, और देखिए एक्सपेंसेस लिखूं। अब ये 5 हमने कहा क्या है? हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। देखो बेटा, ये वर्ड जो लफ्ज है ना, ये कौन सा लफ्ज? ये जो लिखा हुआ है अकाउंट्स। अब यहां पर ये लफ्ज अकाउंट बहुत सारे मानों में हम अपने अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। अकाउंट का जो बुनियादी माने है वो एक ये है, यानी कई मानों में से एक ये है, खाता, रजिस्टर। जैसे बैंक में अकाउंट होता है, क्या मतलब होता है? बैंक में अकाउंट है या बैंक में अकाउंट खुलवाया गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बैंक में तुम्हारे नाम का एक रजिस्टर खोल दिया गया, और उस रजिस्टर में 2 हिस्से कर दिए गए। कितने को? एक हिस्सा तुम्हारे पैसों का डिपॉजिट, और दूसरा तुम्हारे पैसों का क्या? विड्रॉल। ये बैंक की मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बैंक से ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ यार, बैंक में पैसा जमा कराते हैं और बैंक से पैसा निकलवाते हैं। यही जमा कराना, यही निकलवाने का कॉन्सेप्ट आम बिजनेस में भी इस्तेमाल होता है, और हर बिजनेस में फिर एक अकाउंट इस्तेमाल होता है जिसको ल्यूका पिक्योली ने डबल एंट्री सिस्टम के तहत एक साइड का नाम दे दिया डेबिट और दूसरे साइड का नाम दे दिया क्या? क्रेडिट। और ये जो चीज बनी इसको कहा गया कि ये क्या है? अकाउंट। और उसने हमेशा, जैसे डिपॉजिट और विड्रॉल है, वैसे ही कहा कि हर बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो किसी ना किसी अकाउंट में, यानी खाते में क्या होगा? इजाफा होगी या कमी होगा। उस इजाफे को और उस कमी को हमने एक जगह पर रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंट का एक माना हो गया, या जो मेन माना होगा बिजनेस के अंदर, कि अकाउंट किसी खास जगह पर, किसी एक जगह पर, किसी एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड तमाम चीजों को एक जगह पर रिकॉर्ड करने का नाम अकाउंट है। जैसे कैश का अकाउंट, क्या मतलब हुआ कैश का अकाउंट? कि हम कैश वसूल करते हैं, कैश पे करते हैं। अब जहां जहां से कैश वसूल कर रहे हैं, जहां जहां कैश पे करें, उन सबको एक जगह लिखा जाता है, और इसलिए एक लफ्ज है खाता या अकाउंट, ठीक है। लेकिन अकाउंट हम अक्सर, जैसे ये मैंने लफ्ज मिटाया नहीं था बोर्ड से, क्रेडिट लिखा है मैंने यहाँ पे। अब कभी कभी एक तीसरा माने आ जाते हैं अकाउंट का, क्या? तो अब यह बात ये हो रही थी कि अकाउंट्स क्या चीज है, तो अकाउंट्स के बारे में अब तुम ये बात एक करो, एक काम करो आप लोग, अब आप लोग जरा सा पीछे जाओ, क्वेश्चन से पीछे वाले पेज पर, और वहां पे देखो एक है चार्ट अकाउंट टाइटल, पेज नंबर 9 होगा ये। चार्ट अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट टाइटल विद एक्सप्लेनेशन, एसेट्स से शुरू हो रहा है। देखो, अब यही चीज अच्छे से समझना है कि क्या कहा गया कि ट्रांजैक्शन जब भी होगा उसमें ये 5 हेड हैं, यानी मेन अकाउंट। हेड को समझ लो, ये कौन से अकाउंट है? मेन अकाउंट। एसेट्स, एसेट्स क्या बताया था? जिनसे कोई बिजनेस चलाया जाएगा। इनको हम क्या कह रहे थे? क्या है ये? रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस। और ये दोनों मिला के क्या थे? सोर्सेज। इनकी मदद से बिजनेस शुरू होता है। जबकि हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है? ये बिजनेस की आमदनी है, और ये बिजनेस के क्या है? इखराजात हैं, खर्चे हैं। अब बिजनेस के कौन कौन से एसेट्स होते हैं, यानी कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिनकी मदद से बिजनेस को चलाया जाता है? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो देखो, एसेट्स को आप याद रखिए कि एसेट्स के अंदर अब यही चीज है कि सबसे पहले आप देखिए कैश होगा, अकाउंट रिसीवेबल होगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होगी, अपना प्रीपेड होगा। ये सारी चीजें तकरीबन जो कॉमर्स के बच्चे होंगे उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, लेकिन कभी भी किसी ने देखा नहीं होगा किसी बुक में
कि उसके आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। मैंने जब ये बनाया तो हमने आपके लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में बच्चों को शुरू में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने इसके आगे लिखा है। देखो मिसाल के तौर पे सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट टाइटल जो हेडिंग पहली है मिल गई, इसमें देखो करंट एसेट्स पहले देखो, एसेट्स के नीचे कुछ है जिसको कहते हैं करंट एसेट। अब करंट एसेट अभी बात करता हूं, लेकिन एसेट्स के नीचे सबसे पहले देखो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या है? कैश इन हैंड जिसको शॉर्ट फॉर्म में ब्रैकेट में लिखा है, सिर्फ क्या लिखा जा सकता है? कैश। ये है कैश का अकाउंट, और इसके आगे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि ये अकाउंट कब इस्तेमाल होगा। अमाउंट ऑफ बिजनेस कैश इन ऑफिस और इन ड्रॉयर, यानी ये हमेशा क्या बताएगा कि बिजनेस के पास आज के दिन तमाम पैसे लेने के बाद और तमाम पैसे देने के बाद कितना पैसा ऑफिस में मौजूद है, उसके लिए इस्तेमाल होगा कौन सा? कैश या कैश इन हैंड। इसी के नीचे है कैश इन बैंक। कैश इन बैंक क्या है? वो अमाउंट जो पैसे की शक्ल में है, कायदे आदम की नोटों की शक्ल में है, मगर ऑफिस में नहीं है। कहां मौजूद है? बैंक में मौजूद है। फिर इसी के नीचे एक है लिखा हुआ, देखोगे कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज और अभी हम फौरी तौर पर शुरू में नहीं करेंगे, लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, पहला बता देता हूं, जैसे मिसाल कैश इक्विवेलेंट क्या है। कैश और बैंक तो समझ में आ गया। कैश इक्विवेलेंट जो कैश के जैसा हो। अब कैश इक्विवेलेंट में वैसे तो बैंक भी आता है, लेकिन माज़ औक़ात प्राइस बॉन्ड होते हैं। प्राइस बॉन्ड समझते हैं, जो बैंक से मिलते हैं, या इसी तरह की कोई और ऐसी चीज जो फौरी तौर पे जैसे चाहें आप कैश में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि प्राइस बॉन्ड आप बैंक में जाएं तो आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यार इसकी एक मिनट बेटा, चैट विंडो खोल देना। हेलो राशिद, ताकि मैं देख सकूं यार बच्चों के जवाब। तो अब याद रखो कि आपके पास ये है कैश। तो इसी तरह कैश इक्विवेलेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। तो कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो अभी यहाँ लिखे हुए हैं, जो आगे जाके इस्तेमाल होंगे। लेकिन अब हर वक्त अभी सबको डिस्कस करूंगा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सबको नहीं, जिन जिन पॉइंट्स को गए मोटे मोटे पॉइंट। मतलब आपको अभी याद रखना है कैश, याद रखना है बैंक, उसके नीचे याद रखिए अकाउंट रिसीवेबल, उसके नीचे याद रखिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ठीक है, उसके नीचे याद रखिए ऑफिस सप्लाईज, स्टोर सप्लाईज। अब ऑफिस सप्लाईज स्टेशनरी वगैरह के आइटम ऑफिस सप्लाईज हैं, ठीक। प्रीपेड, अगर कोई खर्चा एडवांस में पे हो जाए तो वो प्रीपेड। इसी के नीचे आ जाइए तो नॉन करंट एसेट की हेडिंग है, वो भी अभी करंट एसेट और नॉन करंट एसेट डिस्कस करता हूं। लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। अब जैसे मिसाल फर्नीचर एंड फिक्सचर है, जिसके साथ स्लैश करके अगर देखें तो लिखा हुआ है फिटिंग। फर्नीचर, फिक्सचर और फिटिंग। फर्नीचर क्या है? तो जो टेबल, चेयर्स या इस तरह की चीजें हुई, ये फर्नीचर है। लेकिन इस तरह के जो बोर्ड्स वगैरह हैं जो फिक्स नेचर के होते हैं, इनको फिक्सचर्स और फिटिंग के नाम से याद रखा जाता है। तो इसी तरह से ऑफिस इक्विपमेंट है जिसमें कंप्यूटर है, टाइपराइटर है, फिर शॉप इक्विपमेंट है जिसमें लिफ्टर्स हैं या कोई और चीज है, वजन करने का है। तो इसके आगे मैंने सारी डिटेल लिखी है। तमाम बच्चों ने कुछ आगे पढ़िए, मुझे यकीन है कि बहुत सारी चीजें आपको पढ़ के समझ में आ जाएंगी। जो कॉमर्स के हैं उनके पुराने होंगे वो याद ताजा हो जाएगी, साइंस के भी जो हैं वो पढ़ के किसी हद तक समझ सकेंगे। 100% अगर कोई बात क्लियर नहीं हो, आप कोई बात नहीं, डिस्कशन में मैं बार बार जब यूज करूंगा तो समझाऊंगा तो आपको और क्लियर होता जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा टारगेट है, आपको मालूम होना चाहिए कि इसका ताल्लुक किस ग्रुप से। यानी अगर कल को खास के साइंस के जो मेरे बच्चे बैठे हैं सब, आपसे पूछा जाए या पूछा जाएगा कि बताओ नोट रिसीवेबल का ताल्लुक किस ग्रुप से है, किस अकाउंट से है, तो आपने फौरन पर देखना है कि नोट रिसीवेबल का ताल्लुक एसेट्स है। देखिए ऊपर जाके नोट रिसीवेबल लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल के नीचे। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने नोट रिसीवेबल तो मैं समझाया नहीं। भाई आप उसके आगे पढ़िए, मैंने वहां लिखा हुआ है। 90% चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको खुद समझ में आ जाएगी। लेकिन नहीं आएगी मैं समझाऊंगा, मगर पढ़िए। तो सबसे पहले अब आपको इस चीज को जो प्रोसेस है नेचर याद रखनी है। यानी क्या कहेंगे हम? नेचर। ये कैश किस में आता है? एसेट में। तो कहा जाए, अगर पूछा जाए कि बताओ कैश की नेचर क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कैश की नेचर एसेट्स है। या कहा जाए कैश का ताल्लुक किस खानदान से है, किस उस हेड से है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसका ताल्लुक किससे है? एसेट से है। ठीक है। इसी तरह से मैं
आता हूं फिर देखिए लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज के अंदर क्या था कि कर्जा जात, उसमें भी देखें आप दो सेक्शन बने हुए होंगे, एक होगा करंट लायबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यहां से मैं समझाऊं तो आप समझ के अच्छे से समझ सकेंगे। करंट लायबिलिटी वो होती है जिन लायबिलिटी को एक साल के अंदर अंदर पे करना हो, उनको हम रखते हैं करंट लायबिलिटी में। आप देखिए मैंने करंट लायबिलिटी के आगे लिखा है लायबिलिटीज पेएबल। राशिद कौन है यार? हेलो अवैस, जरा अवैस भेजना, ये चैट विंडो खोल दे जरा सा, मैं बच्चों का चैट देखना चाहता हूँ, जवाब पूछ रहा हूँ। अच्छा तो क्या कह रहा था? हाँ, तो लायबिलिटीज जो है बेटा, जो पेएबल होगा एक साल के अंदर अंदर, वो करंट है। इसी तरह करंट एसेट भी, यार चैट की विंडो खोल दो जरा। हाँ विंडो खोल दो, अगर कोई सवाल होगा ना बच्चों का तो मैं उसी वक्त हाथ के यहाँ जवाब देना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इसी तरह करंट एसेट्स भी वही था ऊपर, जो एसेट्स एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाए वो करंट एसेट में होता है, ठीक है? तो ये अभी फर्दर मैं डिस्कशन में लाऊंगा, अभी मैं मुश्किल नहीं करना चाह रहा। लायबिलिटीज में अकाउंट पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, नोट पेएबल, ये सब के आगे बेटा अगर तुम देखो तो तुम्हें लिख के दिया हुआ है एक एक आइटम कि किसकी क्या नेचर है, किसकी क्या वो है, ये सब आप लोगों ने पढ़ना है। फिर इसी के नीचे देखो प्रोप्राइटरशिप या ऑनर इक्विटी लिखा हुआ है, उसमें अभी मेन याद रखना है एक चीज, कौन सा? कैपिटल का अकाउंट याद रखना है बेटा। चैट विंडो खोल दो यार। इसके बाद रेवेन्यू है, सही है, यही है, इनकम है, रेवेन्यू और इनकम। अच्छा अब एक और चीज सुनो, अब ये जो लफ्ज है रेवेन्यू और इनकम, अब ये दोनों बेसिकली लफ्ज है आमदनी के नाम। अब होता क्या है कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट पूरे आप याद तो कर लोगे, मसला क्या है, हमारे यहाँ अकाउंटिंग के लिए दो सिस्टम्स हमें मिलते हैं, या दो तरह से अकाउंटिंग है। एक ज्यादातर याद है ना कि किताबों में जो हम पढ़ते हैं तो ज्यादातर वो बाहर के राइटर की किताबें होती हैं। अब दो तरह की किताबें, हमें एक अमेरिकन राइटर मिलते हैं, ब्रिटिश राइटर मिलते हैं, हम उनकी किताबें पढ़ते हैं। तो दरअसल इन दोनों ने अपने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट जो हम पढ़ रहे हैं नाम, उन नामों में दोनों नाम रखे। यानी मिसाल के तौर पे यही आमदनी जिसको हम कहते हैं, अमेरिकन किताबों में या अमेरिकन बुक्स में ज्यादातर वो रेवेन्यू के नाम से है, जबकि वही काम ब्रिटिश के अंदर किताबों में इनकम के नाम से है। अब हम पाकिस्तानी क्या है कि हम दोनों इस्तेमाल करते हैं, कभी ब्रिटिश नाम कभी इनकम। तो अक्सर चीजों के दो दो तीन तीन चार चार नाम हमें मालूम होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखिएगा आप जहां पे चार्ट ऑफ अकाउंट खत्म हो रहा है उसके अगले पेज पर आप देखिए, पेज नंबर बनता है शायद ये 12, मैंने एक लिस्ट बना के दी है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन इक्विवेलेंट बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। इसमें जो है आप देखिएगा, अब मैं अहद आपका मैसेज अभी पढ़ा है मैंने, अब देखिए मैं इस पे हूं, एक ब्रिटिश टर्म और एक अमेरिकन टर्म। आप कभी कह सकते हैं कि ब्रिटिश टर्म जो है वो ज्यादातर पहले पाकिस्तान चूंकि ब्रिटिश के अंदर था तो कुछ लोग ब्रिटिश टर्म को पाकिस्तानी टर्म के तौर पे भी याद रखते हैं। अब ये क्या है, ये वही ऊपर वाली चार्ट ऑफ अकाउंट है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के कुछ नाम है जो कि आगे पीछे हैं। मसलन एक लफ्ज देखिए पहले लिखा है अकाउंटिंग पीरियड, ठीक, और उसी के आगे अमेरिकन टर्म में लिखा है फिस्कल पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या है, वो वक्त जिसके खत्म होने पर बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाला जाए, उस पीरियड को अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पे एक बिजनेस जनवरी 1 को शुरू हुआ 2020, दिसंबर 31 2020 को साल कंप्लीट होता है, तो उस पीरियड का जो प्रॉफिट और लॉस है उस पूरे पीरियड को कहा जाएगा ये है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन अमेरिकन किताबों में उसी अकाउंटिंग पीरियड को नाम दे दिया गया कौन सा, फिस्कल पीरियड। तो बात एक ही है, लेकिन क्या हुआ कि अगर डिफरेंट आ गया तो खामखा लफ्ज चेंज हो गया, आपके लिए मुसीबत होगी। ये यहां से पढ़िएगा, मुझे पता है और आप सब जान लीजिए एक दिन में ये सब चीजें नहीं सीख सकते, लेकिन बेटा ये सब चीजें एक जगह पर इकट्ठी करके रख सकते हो, और वो मैंने रख के दी है तुम्हारे लिए, ठीक है? हम बार बार जब पढ़ रहे होंगे तो चीजें आएंगी, तो यहां पर से आप रेफर करेंगे अपनी चीजों को कि यार ये क्या चीज है, या मुझसे पूछेंगे, तो आपके पास एक पूरा बैंक बन गया। मिसाल एक और सुन लो, इसी में अगर तुम देखो तो तुम्हें नजर आएगा, अब बार बार हम लोग यूज करते थे ना टर्म अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल। अमेरिकन टर्म में जाके देखो मिडिल में थोड़ा सा लिखा हुआ है अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल, नजर आया? अकाउंट अमेरिकन टर्म में मिडिल में बीच में लिखा है।
लेकिन इसी अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल को ब्रिटिश किताबों में लिखा जाता है क्या, कभी क्रेडिटर, कभी डेटर। क्रेडिटर कौन, अकाउंट पेबल। क्रेडिटर, क्रेडिट से मतलब है उधार देने वाला, तो क्रेडिटर मिल गया। इसी को ट्रेड क्रेडिटर कह देंगे इसी को। तब हो सकता है एग्जाम में अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में वो लिखा हुआ आ जाए क्या, क्रेडिटर, या लिखा हुआ आ जाए डेटर। डेटर में याद रखना ये स्पेलिंग है DEBTOR, बी साइलेंट है, डेब्टर मत पढ़िएगा। जैसे चालक नहीं होता, वालक नहीं होता, वैसे डेबिटर नहीं होता, ये होता है डेटर। तो डेटर और क्रेडिटर, तो ये सब चीजें आपके पास हैं, वक्तन फवक्तन आगे आगे करके आपको समझाता जाऊंगा। तो आपने दो चीजें अब अच्छी तरह पहले समझिए। आज का टास्क ये है कि आप तमाम लोगों को ये टारगेट है कि हर तरह के चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जितने हैं सबको आज बैठ के पढ़ना है, और उनमें से जितने ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे कि अब एक और रेवेन्यू के सेक्शन में वापस आओ, चार्ट ऑफ अकाउंट पे ऊपर जाओ, रेवेन्यू, रेवेन्यू में देखो सेल्स रेवेन्यू है। अब यहां पे, अब जैसे मैंने कहा था ना कि हमें शुरू में मालूम होना चाहिए ट्रेडिंग बिजनेस का और सर्विस बिजनेस का। अब इसमें देखो रेवेन्यू के अंदर सबसे पहला एक अकाउंट लिखा होगा, से पेज नंबर जो है 10 है, उसमें लिखा हुआ है सेल्स रेवेन्यू। अब ये सेल्स रेवेन्यू क्या है, जब मर्चेंडाइज बेचते हैं तो सेल्स कहते हैं, तो उसका नाम है सेल्स रेवेन्यू। अब ये वो अकाउंट है जो ट्रेडिंग में तो होगा, लेकिन सर्विस बिजनेस में ये अकाउंट नहीं होगा। इसी के नीचे देखो लिखा हुआ है कमीशन इनकम। अब कमीशन इनकम का रेवेन्यू, आमदनी किसका होगा, जो स्टेट एजेंसी है या जो लोग कमीशन पे काम करते हैं उनकी आमदनी का नाम कमीशन इनकम होगा। अब इसी तरह कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो वहां सेल्स रेवेन्यू नहीं होगा, वहां कमीशन रेवेन्यू नहीं होगा, वहां क्या होगा, वहां होगा फी रेवेन्यू या फी इनकम। नीचे देखिए आपको लिख के दिया हुआ है फी रेवेन्यू, फी इनकम। तो भाई अच्छी तरह से सब लोग सुन लो कि ये एक आपने मेन याद रखना है, और उसके बाद जिस हद तक हो सके इसके नीचे ब्रिटिश और अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है। तो आज का काम ये करेंगे आप कि पहले आपने बैठकर ये सारे पेजेस को पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यार एक चीज साथ साथ बता दूं, फिर वापस इसी बात पे मजीद बताऊंगा। कहां गया मेरा मार्कर, हाँ ये रहा, कि हमें तुम्हें ये याद रखना कि अब हम सबको एक चीज समझना है, क्योंकि मैंने कहा अकाउंट के दो हिस्से होते हैं ना, एक कौन सा, डेबिट, और दूसरा कौन सा, क्रेडिट। अब एक चीज समझ के रखिएगा कि ये जो पांचों अकाउंट्स हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, अरे इनके लिए मैंने आपको बताया था, हाँ भले बता चुका हूं मेरा ख्याल है मैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या मतलब कि हर ट्रांजैक्शन इनको या तो बढ़ाएगी इन पांचों को, या इन पांचों को क्या करेगी, कम करेगी। बढ़ने और कम होने में इनके लिए रूल्स हैं। क्या रूल्स थे, याद है ना, कि एसेट और एक्सपेंस हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट, और जब कम होंगे यानी जब बढ़ रहा होगा तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट, और जब कम हो रहे होंगे तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल ये जब बढ़ रहे होंगे तो क्या होगा, क्रेडिट, जब कम हो रहे होंगे तो क्या होंगे, डेबिट। अब ये रूल्स आपने याद रखने पहले, और ये ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मली एसेट्स का हमेशा बैलेंस जो होता है नॉर्मल बैलेंस, अच्छा बताता हूं, नॉर्मल बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, ऑनर इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, रेवेन्यू का क्रेडिट और इसका डेबिट। अब ये नॉर्मल बैलेंस क्या है, एक और सवाल कुछ लिखा है किसी ने, देख लूं। यार आयशा, मैंने बताया ना जो मेरे नोट्स हैं आप वेबसाइट से डाउनलोड करो, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। कोचिंग में इस वक्त ना फोटोकॉपी हो रही है ना प्रिंट आउट्स मिलेंगे। सिर्फ इतना करो, लिंक मैंने शेयर किया है, मैं आज फिर शेयर कर दूंगा, मुझे याद दिला देना। उसमें जाओ, समझा चुका हूं, दिखा चुका हूं, फिर देख लो, अभी क्लास खत्म हो जाए दिखा देता हूं। वहां से डाउनलोड करो, प्रिंट आउट लो, अपने पास रखो। ये नोट्स समझ लो बुक है तुम्हारे लिए। मार्केट से बुक खरीदते हैं ना, ये नोट्स में मैंने सारी चीजें और अच्छे से कर दी हैं। इसके सवालात के सलूशन वेबसाइट पे डाले हुए हैं। तो बजाय कोई किताब लो, ये स्टडी नोट्स लो, वही क्वेश्चन है। मैंने कोई इजाद नहीं किए हैं, मैंने मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट जगहों से इकट्ठा किया है और उनको एक जगह पे लाया, ताकि बच्चों को 4 किताबें खरीदने के बजाय एक किताब से एक जगह इकट्ठा करके पढ़ा सकूं। समझ में आई बात? तो इसमें नोट्स वेबसाइट से डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट लो। खैर अब वापस आने दो यार, खत्म करने दो वरना बात रह जाएगी। तो
नॉर्मल बैलेंस से मुराद क्या है कि बिजनेस में हर चीज का असल में आखिर बैलेंस या शुरू का बैलेंस क्या हो। देखो कैश एसेट है और पहले कैश रिसीव होगा और फिर कैश पे होगा। तो नॉर्मली बाज औकात जो लोग कुछ लोग डेबिट और क्रेडिट समझाते हैं वो ये कहते हैं, जो कि पूरी तरह सही नहीं है, कि डेबिट मींस विच कम्स और क्रेडिट मीन विच गोज। लेकिन ये बात फिजिकल चीजों के लिए अच्छा है कि कैश के लिए समझने के लिए, जब कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। तो पहले कैश दिया नहीं जा सकता है, पहले कैश आएगा फिर कैश जाएगा। तो इसी तरह समझो कि नॉर्मल बैलेंस कैश का हमेशा कहां होता है, डेबिट में होता है, लेकिन लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अच्छा वो कैसे, उल्टा है ये, पहले कर्जा लोगे, अब इन दोनों को लिंक समझो, कर्जा लोगे तो पैसा ले रहे हो, तो पैसा डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। अब ये सारी बातें अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करें कुछ बच्चों को, तो वो जरा सा वेट करो, अभी डेबिट क्रेडिट को पूरा आगे पढ़ना है। लेकिन इस वक्त तुम्हें याद रखना है सिर्फ सवाल, लिस्ट ऑफ अकाउंट याद रखो और नॉर्मल बैलेंस। और इसी चीज को लेकर क्या करो कि देखो जो क्वेश्चन मैं अभी पढ़ा रहा था ना, जो मैंने अभी आप डिस्कस कर रहा था, वो था कहां तक मैंने डिस्कस किया, क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आपसे हाँ क्वेश्चन नंबर 8 तक। 8 के बाद नीचे देखो, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पॉइंट तक डिस्कस हुआ था, उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, राइट डाउन द नेचर ऑफ फॉलोइंग अकाउंट अलोंग विथ नॉर्मल बैलेंस। ये एक शेड्यूल बना हुआ है। ये नीचे वाला शेड्यूल कैसे सॉल्व कर सकोगे, पहले फिर से समझ लो, चीटिंग नहीं करना, ये सब वही है जो ऊपर चार्ट ऑफ अकाउंट में मौजूद है। ठीक है, आप सुकून से आज बैठे हैं आप लोग सब लोग, चार्ट ऑफ अकाउंट को पूरा पढ़ें, एसेट का, लायबिलिटी का, रेवेन्यू का, एक्सपेंस का, कैपिटल का, जिस हद तक मेमोराइज कर सकते हैं उसके आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ें, जो समझ में आता है समझे, नहीं समझ में आता छोड़ दो, मैं डिस्कशन में समझाऊंगा, लेकिन मेमोरी में बैठ जाए कि फला चीज का ताल्लुक एसेट है, फला चीज का ताल्लुक लायबिलिटी है। और उसके बाद जब पढ़ लें तो फिर एक दफा उसको भी देख लें, किसको, अमेरिकन और ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी को, और फिर बैठकर ये वाला पार्ट सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2, ताकि आप देखेंगे अपने आप को। और लेकिन ये आज ही करना है रात को, समझ में आई बात। और मुझसे ग्रुप पर सब बच्चों ने, 16 बच्चों के हैं मेरे ख्याल ग्रुप में, सब बच्चों के सॉल्व करके मुझे शेयर करेंगे आज रात कि ये सर हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो फिर मैं बताऊंगा कि आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं। तो आज तमाम लोगों का भी टाइम हो रहा है 9:15, रात 11 बजे मुझे आप लोगों से ये जवाब चाहिए। अच्छे से बैठिए, अभी क्लास खत्म होने के बाद इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, और कल इंशाल्लाह फिर हम इससे आगे पढ़ेंगे। और कल मैं एक कोशिश करूंगा, एक वो यूज करूंगा, अपना पावर पॉइंट की स्लाइड यूज करूंगा। तो अगर देख लेना पावर पॉइंट की स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, 2 करूंगा, एक तो यहां भी डाल दूंगा और पावर पॉइंट की वो स्लाइड मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं, वेबसाइट पर भी मौजूद है, वो देख लीजिएगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो वहां से भी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे 11 बजे आज उस पर जवाब चाहिए सबका, जिसका जवाब नहीं आया पिटाई तो नहीं कर सकता, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।